हेलो एवरीवन, आई एम संतोष बानो एंड आई वे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे कि अगर कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा बच्चे, अगर कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन अगर कोई भी है तो इसका क्या मतलब है। देखो, एपोस्ट्रोफी का क्या काम होता है, पोजेशन शो करना, राइट। और अगर मैं बात करूं बच्चे पॉजेसिव प्रोनाउन का क्या काम होता है, ये कैसे बनता है, वो देखो बच्चे कि जब जब हम पोजेशन प्लस नाउन को जोड़ते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो पोजेशन प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अगर मान लीजिए मेरे सामने एक सब्जेक्ट है आई, आई जब अपना पोजीशन शो करेगा तो शब्द क्या यूज करेगा, हर। और हर के साथ अगर मैं कोई नाउन जोड़ूंगी तो ये सारी जानकारी कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों हर्स में, राइट। हर्ष शब्द जब आप लिख रहे हो तो इसमें ऑलरेडी पोजीशन है। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि हर्ष के साथ भी आप क्या कर दो, एपोस्ट्रोफे लगा दो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि हर में तो हर्ष जब शब्द आप लिख रहे हो तो इसमें तो ऑलरेडी पोजीशन है, और पोजीशन के साथ जब नाउन जोड़ते हैं तभी हमारा क्या बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है। कैसे इसको यूज करते हैं, जैसे मैं ये कहती हूँ हर रिंग इज अ ब्यूटीफुल रिंग, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो देखो एक बार। अब अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं तो रिंग जो नाउन है उसका क्या हो गया, रिपीटिशन हो गया, ठीक है। रिंग शब्द वहां भी लिखा जा रहा है, रिंग यहां पर भी लिखा जा रहा है। और पूरी इंग्लिश में नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, यहाँ पर रिंग से पहले ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है, तो मैं इस रिंग को तो नहीं हटा सकती। अब यहाँ पर देखिए हर प्लस रिंग यानी कि हर प्लस नाउन, तो इस सारी जानकारी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हर्ष, हर्ष इज ए ब्यूटीफुल रिंग। बात समझ आ रही है बच्चे। तो यानी कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। और एपोस्ट्रोफी का क्या काम है, पोजेशन शो करना, और पॉजेसिव प्रोनाउन का क्या काम है, पोजेशन शो करना। तो अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज कर दोगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, राइट। अगर मान लो एक शब्द है हमारे सामने यू, अब यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, यूअर, और यूअर में मैं कोई नाउन जोड़ूंगी तो शब्द तैयार होगा हमारा योर्स, ठीक है। अब आप जैसे एप्लीकेशन वगैरह में लिखते थे यूअर्स सिंसियरली, क्या आपने वहां पर एपोस्ट्रोफे का यूज किया था, यूअर्स ओबीडियंटली, क्या आपने एपोस्ट्रोफे का यूज किया था, इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें ऑलरेडी पोजीशन है, ये लिविंग बीइंग है और लिविंग बीइंग में पोजीशन शो हो रहा है, तो इसीलिए हम इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते। तो पॉइंट बना के लिखिए फटाफट, क्या बन जाएगा, एपोस्ट्रोफे इज नॉट यूज्ड with possessive pronouns। इंग्लिश में जितने भी possessive pronouns हैं बच्चे, इनके साथ हम कभी भी यूज नहीं करेंगे एपोस्ट्रोफे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है एक अलग से पॉइंट कि कभी भी possessive pronouns के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे एपोस्ट्रोफे के बारे में। अभी हमने क्या जाना बच्चों कि भाई अगर एपोस्ट्रोफे तीन नाउन को अगर आप दो एपोस्ट्रोफे से जोड़ रहे हो सीक्वेंस में तो वो इंग्लिश में अलाउड नहीं है। उसका सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया कि भाई हम सेकंड एपोस्ट्रोफे का ऑफ बना देंगे और जिस नाउन में कंफ्यूजन है वो सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर। अब वो क्या करता है बच्चों, वो एंड से जुड़े हुए दो नाउन दे देता है। अब की बार वो क्या करता है, एंड से जुड़े हुए दो नाउन होंगे और वो आपसे पूछेगा कि एपोस्ट्रोफे एक के साथ आएगा या फिर दोनों के साथ आएगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एपोस्ट्रोफे एक नाउन के साथ आए या फिर एपोस्ट्रोफे दो नाउन के साथ आए। तो बच्चों एक बात समझ लेते हैं, अगर हम बात करें बच्चे कि एपोस्ट्रोफे का काम होता है ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस को बताना, राइट। कई बार कोई ऐसी चीज होती है बच्चों जिसपे तीन लोगों का इकट्ठा पोजीशन होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जैसे कि मान लो तीन लोगों ने मिलकर के एक बिल्डिंग खरीद ली, अब बिल्डिंग के ऊपर तीनों का इकट्ठा पोजीशन है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि तीन लोगों ने तीन अलग अलग बिल्डिंग खरीद ली, तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो इंडिविजुअल है, राइट, कि हर एक बिल्डिंग के ऊपर हर इंसान का अलग अलग पोजीशन है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि बिल्डिंग तीन है और पर्सन तीन है तो हम इसको कहते हैं डिवाइडेड पोजीशन, राइट। अगर बिल्डिंग एक है उसके ऊपर पोजीशन तीन लोगों का है तो ऐसे पोजीशन को हम कहते हैं यूनाइटेड पोजीशन, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, अगर यूनाइटेड पोजीशन हो तो एपोस्ट्रोफे जो होगा वो लास्ट वाले नाउन के साथ लगाएंगे, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग के साथ लगा देंगे।
बात समझ आ रही है? जैसे हम बचपन में नहीं करते थे कि कई बार जैसे कोई अच्छी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक होती थी तो सबके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, 4 बच्चे मिल करके या 3 बच्चे या 2 बच्चे मिल करके एक बुक खरीद लेते थे और बारी बारी से उसको पढ़ते थे। आजकल जमाना थोड़ा अलग हो गया, हर बच्चे की अपनी किताब होती है, राइट। तो वहां पर जो पोजीशन है वो कैसा है, इंडिविजुअल है, राइट। तो कैसे हम इस चीज को समझ लेंगे वो देख लो। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ, कैसे समझना है वो देखो, आई विजिटेड, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों टॉम एपोस्ट्रोफे एस एंड मैरी एपोस्ट्रोफे एस हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देखो कि मैंने विजिट किया टॉम्स एंड मैरीज हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं, मुझे करेक्शन करना हो तो मैं कैसे करूंगी। आपने देखा कि एंड से जुड़े हुए 2 नाउन हैं, एक पर्सन है टॉम और एक पर्सन है मैरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एपोस्ट्रोफे 2 जगह पे आएगा या एपोस्ट्रोफे 1 जगह पे आएगा, ये कहाँ से डिसाइड होगा। तो आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज हुआ है इट, और ये जो इट प्रोनाउन है ये हाउस के लिए यूज हुआ है, राइट। हाउस सिंगुलर है ना, तो इस हाउस के लिए हमने क्या शब्द यूज किया है, इट, और इट के साथ वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। इससे ये पता लग रहा है बच्चों कि आपने जो विजिट किया है वो टोटल एक घर विजिट किया है। इसका मतलब टॉम और मैरी एक ही घर में रहते हैं, और अगर टॉम और मैरी एक ही घर में रहते हैं तो दोनों का यूनाइटेड पोजीशन है, राइट। अगर यूनाइटेड पोजीशन है तो आपको ये एपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये एपोस्ट्रोफे हमें नहीं चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि हमें समझ आया है इट वॉज लॉक्ड से, क्योंकि हाउस एक नाउन है, बार बार हाउस ना लिखा जाए इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। तो देखिए हाउस के लिए जो शब्द यूज हुआ यहाँ पर वो क्या है, इट, और इट के बाद वॉज बच्चों। इसका ये मतलब होगा कि टॉम और मैरी एक ही घर में रहते हैं। अगर वो एक ही घर में रहते हैं तो दोनों का जो घर है उसके ऊपर यूनाइटेड पोजीशन है, और यूनाइटेड पोजीशन जब होता है तो एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, एंड से जुड़े हुए 2 नाउन टॉम एंड मैरी, एपोस्ट्रोफे सिर्फ यहाँ लगेगा। क्लियर है बच्चों। अगर सपोज करिए इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे चेंज कर देती, बट दे वर लॉक्ड। अब हम क्या करते समझने के लिए, देखो कि भाई आई विजिटेड टॉम्स एंड मैरीज हाउस बट दे वर लॉक्ड, ऐसे दे रखा था। तो हम क्या समझते बच्चे, हाउस शब्द का जो रिप्लेसर है वो दे है। इसका मतलब जो घर हमने विजिट किए हैं वो क्या है, 2 अलग अलग घर हैं, ठीक है। एक ये घर है, एक ये घर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो टॉम का अपना अलग घर है, मैरी का अपना अलग घर है, यानी कि घर टोटल कितने हो गए, 2। अगर 2 अलग अलग घर हैं बच्चों तो टॉम के साथ भी एपोस्ट्रोफी आना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है, और मैरी के साथ भी आना चाहिए। ये बात समझ आ रही है बच्चों। कारण क्या था, क्योंकि अगर हम हाउस को रिप्लेस कर रहे हैं इट से तो इसका मतलब होगा यूनाइटेड पोजीशन। अगर हम हाउस को रिप्लेस कर रहे हैं दे से तो इसका मतलब होगा इंडिविजुअल पोजीशन। क्लियर। एक अलग घर है, दूसरा अलग घर है, और अगर दोनों के अलग अलग घर हैं तो एपोस्ट्रोफे की रिक्वायरमेंट है दोनों नाउन के साथ। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब ये देखिए बच्चे, अगर एरर पूछी जा रही है एपोस्ट्रोफे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप वर्ब की हेल्प ले सकते हो, राइट, प्रोनाउन की हेल्प ले सकते हो। अगर सपोज करो एपोस्ट्रोफे ठीक दे रखा है, इस पार्ट में इंप्रूवमेंट चाह रहा है, तो आप क्या देख लोगे कि एंड से जुड़े हुए 2 नाउन हैं, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफे हैं तो आपका प्रोनाउन दे होना चाहिए। अगर एक के साथ एपोस्ट्रोफे है तो आपका प्रोनाउन इट होना चाहिए। अगर वो हमसे वर्ब पूछता कि वोज आएगा या वर आएगा तो कॉमन सेंस से बच्चों इट के साथ वोज, दे के साथ वर। क्लियर। एपोस्ट्रोफे दे रखा है तो वर्ब भर लो, वर्ब दे रखी है एपोस्ट्रोफे भर लो, एक चीज तो गिवन होगी, राइट। तो ऐसे आपको समझ लेना है कि एपोस्ट्रोफे एक जगह पे लगेगा या फिर 2 जगह पे। एक और तरीका बताती हूँ। सपोज करिए इसी सेंटेंस को मैं रीराइट करती हूँ यहाँ पर। मान लो यहाँ पर ऐसे दे रखा होता, आई विजिटेड टॉम्स एंड मैरी हाउस बट, आगे उसने लिखा बच्चे, अब की बार उसने वर्ब नहीं दी, उसने लिख दिया बट द कपल वॉज नॉट देयर। मैं घर गई टॉम और मैरी के, लेकिन कपल घर पे था ही नहीं, राइट, उसने ऐसे दे दिया। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एपोस्ट्रोफे दोनों जगह पे आएगा या एपोस्ट्रोफे एक जगह पे आएगा, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करें, देखो
जैसे ही उसने कहा कि कपल घर पे नहीं था, कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, इसका मतलब टॉम और मैरी हस्बैंड वाइफ हैं, और हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं तो दोनों का क्या है, यूनाइटेड पोजीशन है। और यूनाइटेड पोजीशन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नाउन का एपोस्ट्रोफे रिमूव करना पड़ेगा, और फिर ठीक आंसर क्या होगा, आई विजिटेड टॉम एंड मैरी, एंड से दोनों नाउन को जोड़ो और यूनाइटेड पोजीशन दिखेगा एपोस्ट्रोफे एस यहाँ से, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगा कि आई विजिटेड टॉम एंड मैरीज हाउस बट द कपल वॉज नॉट देयर। क्लियर है बच्चों। आइडियली आपको प्रोनाउन और वर्ब से हेल्प लेनी है, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा भी पॉसिबल है, जिससे आप ये समझ जाओगे कि अगर दिखाना है यूनाइटेड पोजीशन तो एक जगह पे एपोस्ट्रोफे लगाओ, एंड से जुड़े हुए दो नाउन हैं, बाद वाले के पास एपोस्ट्रोफे लगाओ, ठीक है। अगर है डिवाइडेड पोजीशन तो एंड से जुड़े हुए दो नाउन हैं तो दोनों का अलग अलग एपोस्ट्रोफे लगाओ, क्योंकि डिवाइडेड पोजीशन वो होता है जो दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है भाई। तो ऐसे आप इसको बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं एपोस्ट्रोफे की कुछ और बातों के साथ। अगर मान लीजिए जितने भी हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं बच्चे, कौन से होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे आप एक शब्द लिखते हो समबडी, ठीक है बच्चों, चार शब्द ऐसे हैं जो बड़ी पे खत्म होते हैं, जैसे कि समबडी, एवरीबडी, नोबडी या एनीबडी, एनीबडी, इस तरीके से लिख सकते हैं। चार शब्द ऐसे बनेंगे जो वन पे खत्म होते हैं, जैसे कि समवन, एवरीवन, एवरीवन, नो वन या एनीवन, ठीक है भाई। ये इंडेफिनेट प्रोनाउन क्यों है बच्चों, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ समवन इज स्लीपिंग इन द क्लास तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ एवरीबडी इज ऑनेस्ट, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं बच्चे, क्योंकि टोटल हमारे पास 12 इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, इसमें मैं 4 बनाऊंगी तो थिंग लगा करके बनाऊंगी, जैसे कि समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। क्लियर। लेकिन क्योंकि आज बात एपोस्ट्रोफे की चल रही है और नॉन लिविंग चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते, तो आपके क्या करना है, एपोस्ट्रोफे में सिर्फ और सिर्फ इन 8 को उठाना है, ठीक है। 4 शब्द वो जो बड़ी पे खत्म होते हैं, 4 शब्द वो जो वन पे खत्म होते हैं। क्लियर। और इन सब के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफे, राइट। एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड, क्या हेडिंग बना दो फटाफट, इसके बारे में लिखो। एपोस्ट्रोफे is used with indefinite pronouns, indefinite pronouns, ठीक है, कि एपोस्ट्रोफे का यूज होता है इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ, ठीक है। लेकिन कई बार वो क्या लिखता है बच्चे, इन इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ एल्स शब्द का यूज कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ बच्चे नोबडी एल्स, ठीक है, नोबडी एल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एल्स शब्द लगा रही हूँ बच्चे, और अगर मैंने आगे लिखा नोबडी एल्स विश, तो वो आपसे ये पूछेगा कि एपोस्ट्रोफे कहाँ लगाए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ये पढ़ के जाता है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ लगता है एपोस्ट्रोफे, तो वो बच्चा क्या करता है, इस नोबडी के साथ यहाँ पर एपोस्ट्रोफे लगा देता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्स लगाने से ये पूरा शब्द हमारा बन गया है कंपाउंड नाउन, ठीक है, यानी कि मतलब इकट्ठा काम कर रहा है। ये टोटल नाउन हमारा जो प्रोनाउन शब्द हम यूज करें नोबडी एल्स, तो अब आपका एपोस्ट्रोफे खिसकना चाहिए एल्स के ऊपर। अगर एल्स नहीं लगा तो आप इनके साथ लगा सकते हो, जैसे मैं कहती हूँ एवरीबडी इज बिजनेस, एवरीबडी बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर होता एवरीबडी एल्स, तो एल्स जब लग जाएगा तो एपोस्ट्रोफे खिसक जाएगा एल्स के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे आप इसको रिलेट करोगे कि अगर अकेले इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसके साथ लगा दो एपोस्ट्रोफे, अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद एल्स लगा है तो एपोस्ट्रोफे खिसक जाएगा एल्स के ऊपर, ठीक है। इनके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि जो टोटल वर्ड हमारा बन रहा है, कंपाउंड वर्ड जो हमारा बन रहा है वो एल्स के साथ है। जैसे कि सपोज करिए किसी दिन मुझे मोहन के घर जाना है, ठीक है। अब मैं ढूंढते ढूंढते गई, जाके मैंने देखा कि किसी और के घर में मैं घुस गई, अंदर जाके मैंने देखा कि भाई ये तो मोहन का घर नहीं है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, इट्स नॉट मोहन्स हाउस, ठीक है, ये मोहन का घर नहीं है, बट समबडी एल्स हाउस। तो समबडी एल्स हाउस, तो एपोस्ट्रोफे कहाँ खिसका दूंगी, एल्स के ऊपर खिसका दूंगी, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है एपोस्ट्रोफे इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ, अगर इनके साथ एल्स जुड़ गया है तो एपोस्ट्रोफे खिसक जाएगा एल्स के बाद। क्लियर है बच्चों। तो आई होप कि आप इस लॉजिक को पकड़ेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे, कुछ हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं, राइट। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं ना, इनको हाइफेनेटेड नाउन भी कहा जाता है क्योंकि इनके बीच में हाइफन लगा होता है। या फिर मैं कहती हूँ ब्रदर इन लॉ लगाया जाता है ससुराल वालों को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रदर इन लॉ, या फिर मैं एक शब्द लिखती हूँ बच्चे
कमांडर इन चीफ, ठीक है, ये हमारे कंपाउंड नाउन है। अगर हमें इनके साथ एपोस्ट्रोफे लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? जैसे मैं ये कहूं कि ये सिस्टर इन लॉ एपोस्ट्रोफे एस ड्रेस है, तो अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करें तो पेपर में जो एरर होती है वो क्या होती है बच्चों, कि वो इस सिस्टर शब्द के साथ क्या लगा देता है, एपोस्ट्रोफे एस, जो कि गलत है, ठीक है। कंपाउंड नाउन जहां पर खत्म होता है वहां पर हमें यूज करना है एपोस्ट्रोफे, ठीक है। हमारा कंपाउंड नाउन कहाँ खत्म हुआ, ब्रदर इन लॉ, कंप्लीट इतना है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ की वॉच है तो मुझे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा के लिखना होगा ब्रदर इन लॉज वॉच। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि हमने इस नाउन को बनाने के लिए, ब्रदर हमारा भाई होता है, लेकिन ससुराल वालों को बताने के लिए हमें लिखना पड़ता है इन लॉ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, तो आपको एपोस्ट्रोफे इस प्लेस पे नहीं लगाना, ठीक है, आपको एपोस्ट्रोफे इस प्लेस पे नहीं लगाना, बल्कि आपको कहाँ लगाना है, पूरा ब्रदर इन लॉ यहाँ पे खत्म हुआ, एपोस्ट्रोफे एस आपका यहाँ लगेगा, ये वाला गलत है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कमांडर इन चीफ का ऑर्डर है ये, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ऑर्डर, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, या एग्जाम में आता है कमांडर एपोस्ट्रोफे एस, ठीक है, तो आपको ये वाला नहीं लगाना। कंप्लीट नाउन हमारा यहाँ पर खत्म हुआ है तो एपोस्ट्रोफे का यूज होगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका। अब आपने ये जाना बच्चों कि अगर हम बात करें, कुछ नाउन हमारे क्या होते हैं, कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक शब्द देती हूँ यहाँ पर हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल एक नाउन है, लेकिन अगर मैं किसी जगह पे लिखा देखती हूँ हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ, तो अब ये क्या बन जाता है, लाइफ से पहले हॉस्टल शब्द क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ समर, विंटर, हमारी जो ऋतुएं होती हैं, अकेला समर बोलो में क्या है, ये शब्द नाउन है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख देती समर ब्रेक या समर वैकेशंस, समर वैकेशंस, तो अब ये देखिए वैकेशन शब्द से पहले जो समर शब्द है वो हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अगर मैं एक शब्द लिखती हूँ पब्लिक, पब्लिक नाउन है, लेकिन अगर मैं किसी जगह पे लिख देती कि पब्लिक डिमांड है ये, ठीक है, पब्लिक डिमांड, तो डिमांड शब्द नाउन है तो पब्लिक उसका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। क्लियर? तो क्या सीखने को मिला भाई, वो शब्द जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं उनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि वो शब्द जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकते हैं उनके साथ कभी भी डोंट यूज एपोस्ट्रोफे, डोंट यूज एपोस्ट्रोफे, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि उसने लिख दिया समर फ्लावर, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, एपोस्ट्रोफे नहीं लगाएंगे, ठीक है। हॉस्टल लाइफ, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है, तो आप इनसे पहले कभी भी एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करोगे, बड़ा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे नेक्स्ट पैटर्न पे। अब आपने पूरी जानकारी में ये जाना बच्चों कि नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे जैसे हिंदी व्याकरण में एक चीज़ होती है मानवीकरण, वैसे ही इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब आप एक नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बींग की तरह ट्रीट करने लग जाते हो, ठीक है, व्हेन एनी नॉन लिविंग थिंग इज ट्रीटेड एज लिविंग बींग, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं मानवीकरण। जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं बच्चों, मान लीजिए कोई व्हीकल है, स्टार्ट नहीं हो रहा, फिर हम बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि व्हीकल बोलेगा उससे हम बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। घरों में रिमोट का एग्जांपल तो सबको ही पता है, ठीक है, रिमोट में सेल डाउन है, वो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसे पटकते हैं, ऐसे पटकते हैं, फिर उससे बात करने लग जाते हैं कि अभी चल जा। क्या वो बोल के बताएगा कि नहीं चलूंगा, बता क्या करेगा, है ना। तो मतलब क्या है कि आप एक नॉन लिविंग चीज को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करने लगे, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आप एपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हो। कैसे देखो, तो आप इसका एक पॉइंट बनाएंगे, apostrophe is used with non-living things in two cases। ये आपके टू केसेस बनेंगे बच्चे, इन टू केसेस, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है बच्चे हमारा, केस नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि इन केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग हम क्या निकाल लेंगे, थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। व्हेन एनी नॉन लिविंग थिंग इज ट्रीटेड एज, नॉन लिविंग थिंग इज ट्रीटेड एज लिविंग बीइंग। जब हम नॉन लिविंग चीज को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि बच्चों
जैसे कई बार आप अखबारों में या कहीं भी देखते होगे, वहाँ पर लिखा होता है दिल्ली इज़ पोल्यूशन, ठीक है, उन्होंने क्या लिख दिया, दिल्ली एपोस्ट्रोफे एस पोल्यूशन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि मैम ने कहा था नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफे नहीं लगाते, तो आप इसको कैसे ठीक करोगे। देखो दिल्ली का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या दिल्ली जो कि एक शहर है, क्या उसका अपना कोई पोल्यूशन है, नहीं ना। पोल्यूशन कौन फैला रहा है वहाँ पर, दिल्ली के लोग। तो यहाँ पर जो दिल्ली है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली के लोगों को, ठीक है। लॉजिक वही है बच्चों कि लिविंग बीइंग के साथ ही एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। आपको यहाँ पर दिल्ली नॉन लिविंग दिख रहा है, लेकिन दिल्ली यहाँ पर यूज किसके लिए हुआ है, दिल्ली के लोगों के लिए। और ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है, आप मानवीकरण कर रहे हो चीज़ों का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बच्चे, दिल्ली रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली के लोगों को, तो पोल्यूशन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि दिल्ली मीन्स पीपल ऑफ दिल्ली, ठीक है। आप किसी जगह पे लिखा देखते हो अमेरिका की प्रॉब्लम है भैया, ठीक है, क्या अमेरिका एक कंट्री है, उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं ना। प्रॉब्लम किनको है, अमेरिका के लोगों को है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमेरिका को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों से, यानी कि पीपल ऑफ अमेरिका, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो दिखने में तो अमेरिका आपको क्या दिख रहा है, नॉन लिविंग चीज, लेकिन अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका के लोगों को। आपने किसी जगह पे लिखा देखा होगा बच्चों, भाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट्स ऑर्डर लिखा देखते हो ना। यहाँ पर कोर्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जजेस को, ठीक है। कोर्ट मीन्स जजेस, क्योंकि ऑर्डर कौन देते हैं, कोर्ट तो जस्ट एक, लोग सोचते हैं कि बिल्डिंग का नाम है, वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कोर्ट मीन्स जजेस, और जजेस जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जो ये एपोस्ट्रोफे एस लगा है, ये पर्सोनिफिकेशन के केस में लगा है, क्लियर। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। कई बार आप लिखा देखते हो नेचर्स लव, तो यहाँ पर जो नेचर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिएचर्स को, ठीक है। जीव जंतु जितने भी हैं, क्रिएचर्स जितने भी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं बच्चों, ये हमारे क्या हैं, पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। किसी जगह पे आप लिखते हो ड्यूटी इज कॉल, ड्यूटी इज कॉल, भाई मेरी ड्यूटी मुझे बुला रही है ना। तो यहाँ पर ड्यूटी का सेंस आ रहा है कोई पर्सन, ठीक है। ड्यूटी मीन्स आपकी जो ड्यूटी है वहाँ पर, और ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स इन टू केसेस, या तो आपने पर्सोनिफाइड नाउन के साथ यूज किया हो, यहाँ पर ये सारे के सारे पर्सोनिफाइड नाउन है। जैसे आप कहते हो इंडिया की पॉपुलेशन बोलते हो ना, तो आप यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हो, इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया के लोगों को, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं पर्सोनिफाइड नाउन, और पर्सोनिफाइड नाउन के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफे, क्लियर, क्लियर है ना। मतलब अगर आप किसी नॉन लिविंग चीज के साथ एपोस्ट्रोफे लगा देखोगे तो उसका मीनिंग होगा कि वो पर्सोनिफाइड नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है बच्चों हमारी, इन केस ऑफ, जो सेकेंड पॉइंट आप बनाओगे, ठीक है, इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस। बच्चों ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो होती हैं वो आपकी लाइफ में दो मीनिंग देती हैं। सबसे पहला आता है लिटरल मीनिंग, लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, मतलब आप उसके लिए शब्द क्या यूज कर रहे हो। और दूसरा हमारा होता है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मीन्स भाव क्या है, जिसको आप भावार्थ कहते हो या भाव कहते हो, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस का लिटरल से कोई लेना देना नहीं है, शब्द आप कोई भी यूज करो लेकिन उसमें भाव क्या जा रहा है उसी से हमारा लेना देना है। तो अगर हमें इम्प्लाइड मीनिंग शो करना है इडियम एंड फ्रेजेस का, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज एपोस्ट्रोफे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ माई हाउस इज सिचुएटेड एट स्टोन्स थ्रो, तो ये देखिए इडियोमेटिकली यूज हुआ, ठीक है। इंप्लाइड मीनिंग क्या था, पत्थर जहां पर फेंका जा सकता है, बट इसका जो मीनिंग है, इंप्लाइड जो मीनिंग है वो है इसका वेरी नियर, यानी कि बहुत ज्यादा नजदीक। एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, ठीक है। तो भाई सेकंड थिंग हमारी आती है इडियम्स एंड फ्रेजेस जिनमें हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे। तो वहां पर लॉजिक हो जाएगा कि जब हमें इंप्लाइड मीनिंग देना होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी नॉन लिविंग चीज के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज दिखता है तो आप समझ जाना वो दो सेंस होंगे, या तो पर्सोनिफिकेशन या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लियर। इडियम्स एंड फ्रेजेस में इंप्लाइड मीनिंग क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे, क्लियर है बच्चों। तो ये थी कुछ जानकारी आपके पास जो मैंने आज आपसे शेयर की एपोस्ट्रोफे की। सबसे पहले आपको माइंड में रखना है व्हाई वी यूज एपोस्ट्रोफे, हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग आती है हम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है एपोस्ट्रोफे का यूज करते हुए, जिसमें आपके कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं बच्चों। डबल हीसिंग साउंड नहीं होनी चाहिए, सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे नहीं होना चाहिए, आप यूनाइटेड पोजिशन दिखा रहे हो या डिवाइडेड पोजिशन उससे डिसाइड करोगे, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ यूज करिए, लेकिन एल्स लगा है तो एल्स पे एपोस्ट्रोफे खिसका दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आया था कंपाउंड नाउन का पॉइंट, मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जाना
कि वो शब्द जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफे नहीं लगता। एंड लास्ट थिंग थी बच्चों, नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज सिर्फ 2 ही केसेस में होता है। फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन एंड सेकंड इज इडियम एंड phrases. So guys, this brings me to end of this session, right? And if you are new on this platform, then please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of our latest video, right? And if you have any doubt, any query, any suggestion, then please write it in the comment section below, right? Keep sharing, keep watching, keep loving English. Thanks for watching.